हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेमबो वावा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ रहे हैं। इसको कल हमने कहाँ तक कंटिन्यू किया था? तो जानकारी देने तक हमने शायद कंटिन्यू कर लिया था कि जो कंपनियां हैं या उसकी जो जानकारी है तो उनको दिया जाना है। फिर उनकी जो जिम्मेदारी होगी, जो कंपनी का जो भाषातक होगा या जो कंपनी होगी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी अगर कुछ घटना घटती। तो कल ये थोड़ा बज रहा था तो हमने फिर कर दिया था, ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। अब आज हम चलते हैं, इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं इस एक्ट को, इस अधिनियम को कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। धारा 10 की ओर चलते हैं। और धारा 10 क्या कहती है इस अधिनियम की? धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कि किसी भी स्थान पर यदि इसके अधिनियम के तहत जो सरकार ने जो नियुक्त किए हैं, जिस व्यक्ति को भी नियुक्त किया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी स्थान पर जा सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी स्थान पर क्या कर सकता है, वह प्रवेश कर सकता है, वहां का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, जैसे अब इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तो वो अपनी जांच करने के लिए क्या करेगा, कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है। चलिए तो इसको लिखते हैं, केंद्र सरकार, इसमें केंद्र सरकार क्या कहा है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्थान में क्या कर सकता है? किसी भी स्थान में प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, वो कहीं पर जाकर क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। उसका क्या है? ये अधिकार है कि इस अधिनियम के तहत या केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति होगा वो क्या कर सकता है, किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पर क्या कर सकता है, जाकर निरीक्षण कर सकता है कि वहां पर क्या सब चीजें सही है, प्रदूषण तो नहीं हो रहा, पर्यावरण प्रदूषित तो नहीं हो रहा है इनकी वजह से। चलिए ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई हो। चलिए देखते हैं धारा 11 में क्या कहा गया? धारा 11 क्या है? नमूने से संबंधित है। किससे? नमूना किससे? जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल, नमूना लेने से संबंधित है। ठीक है, किससे? या नमूना लेने की शक्ति कह सकते हैं। क्या? नमूना लेने की शक्ति तो किसके पास है? नमूना लेने की शक्ति तो किसके पास है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति होगा, क्या होगा? जो केंद्र सरकार द्वारा जो अभी नियुक्त व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? यहाँ पर कहीं पर जाकर निरीक्षण कर सकता है, वहां क्या कर सकता है? सैंपल ले सकता है। सैंपल में किस चीज का सैंपल ले सकता है? जल का भी ले सकता है, वायु का भी सैंपल ले सकता है, मिट्टी का भी सैंपल ले सकता है, और भी अन्य पदार्थ होंगे उनका क्या कर सकता है? सैंपल ले सकता है। सैंपल मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीजें उनको क्या करता है? जांच के लिए ले जा सकता है, वहां से इनकी जांच कर सकता है। जो वहां पे होगा उसी की चीज की जांच करेगा। ऐसा नहीं कि गैस की कंपनी में जाके मिट्टी की जांच करने लग जाए, मिट्टी की कुछ हो रहा है, कोई कार्य, कोई कहीं कुछ बन रहा है तो कुछ और चीज की जांच करने लग जाए। तो ठीक है, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा? जांच करेगा। तो ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें क्या है? इसी यही चीज है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या कर सकता है? कितने सैंपल ले सकता है? व्यक्ति जल, वायु, मिट्टी व अन्य पदार्थ का क्या कर सकता है? नमूना ले सकता है। ठीक है, कहां से ले सकता है? कहां से लेगा? तो भैया कहेंगे वो किसी भी कारखाने या परिसर के स्थान से ले सकता है। किसी भी कारखाने से, या क्या कह सकते हैं, किसी भी परिसर से, किसी भी स्थान से, किसी भी परिसर से क्या कर सकता है? ले सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि जो सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है,
सैंपल ले सकता है, ठीक है। ये चीज है धारा 11 और 12 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। तो अगली धारा हमारी क्या कहती है इसको भी देखते हैं। अगली धारा है हमारी कौन सी, 12। और धारा 12 क्या है, धारा 12 बात करती है किसकी, पर्यावरण प्रयोगशाला की। किसकी, पर्यावरण प्रयोगशाला या पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं की स्थापना के बारे में बात करती है, ठीक है। तो किसके तहत इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है, तो यही चीज है। चलिए देखते धारा 12। धारा 12 में क्या, पर्यावरण प्रयोगशालाएं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, धारा 12 में लिखा पर्यावरण प्रयोगशालाएं। क्या लिखा, पर्यावरण प्रयोगशालाएं लिखा हुआ है, ठीक है, पर्यावरण प्रयोगशालाएं लिखा हुआ है। धारा 12(1), धारा 12(1) में क्या लिखा हुआ कि धारा 12 में कौन क्या लिखा हुआ, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना कौन कर सकता है, तो लिखा हुआ केंद्र सरकार क्या कर सकती है, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकती है, ठीक है। इसी में लिखा है, तो 12(1) में लिखा है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है, ठीक है। पर्यावरण क्या कर, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकती है। अब बात आती है कितनी कर सकती है, तो वो क्या कर सकती है, एक से अधिक भी कर सकती है, एक से अधिक, जितनी की उनको जरूरत होगी उतनी ही क्या कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज धारा 12, तो इतनी चीज आपको समझ में, ज्यादा कुछ है नहीं, कोई इतना नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। पर्यावरण प्रयोगशालाओं का मतलब समझते हैं क्या है, वही जो लेबोरेटरी जो जांच करने वाली है, जो क्या वहां से प्रदूषण आ रहा है, जो जहाँ सैंपल लिए जाएंगे तो कहाँ पे, इन्हीं पे तो जांच होगी, वही जो लेबोरेटरी है उन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। सरकारी विश्लेषक, अब लेबोरेटरी के लिए क्या चाहिए, प्रयोगशाला के लिए सरकारी विश्लेषक चाहिए, वहां पे जो वैज्ञानिक होंगे उनकी चाहिए, तो सरकारी, उसी में बात करते धारा 13 में किसी सरकारी विश्लेषकों या सरकारी विश्लेषक। तो अब क्या होगा, सरकारी विश्लेषक की क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो सरकारी विश्लेषक तो नमूना जांच करने के लिए क्या कर सकती है, सरकार विश्लेषकों की क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। तो किसकी, ये किसकी, नमूनों की जांच के लिए क्या कर सकती है, जो सरकार है वो क्या कर सकती है, विश्लेषकों की क्या कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है, नियुक्ति करेगी, क्या करेगी, नियुक्ति करेगी, ठीक है। या और ये क्या करेंगे, ये जो विश्लेषक होंगे ये क्या करेंगे, फिर रिपोर्ट क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब रिपोर्ट में क्या होंगी, वही सब चीजें होंगी कि क्या किस जो सैंपल लिया उसमें क्या क्या चीजें कितनी पाई गई हैं, उस हिसाब से इनकी मोहर होगी, इतने सिग्नेचर होंगे और ठप्पा लगाया होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, धारा 13 के बाद नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, धारा 14 की ओर। धारा 14 में कुछ नहीं है, एक लाइन लिखनी है बस। धारा 14 में क्या है, धारा 14 है सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट के बारे में बात करती है, जो अभी बता दी है। धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट, ठीक है। तो इतनी चीज लिखी, सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट। अब आती है धारा 15। धारा 15 में इस अधिनियम के तहत क्या है, दंड के बारे में बात कर रही है। धारा 15 क्या है, धारा 15 में जो यदि कोई इसके तहत अपराध करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, या इसी को क्या बोलते हैं, पेनल्टी, क्या बोलते हैं, पेनल्टी, या इसी को क्या बोलते हैं, शास्ति, क्या बोलते हैं, शास्ति भी बोलते हैं, शास्ति। तो क्या होगा, यदि कोई इसके अधिनियम के तहत अपराध करता है तो क्या दंड होगा, यदि कोई अपराध करता है तो क्या दंड होगा। तो चलिए देखते हैं इसके अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है तो क्या दंड होगा, ठीक है, समझते हैं।
तो यदि कोई इस अधिनियम का क्या करता है, लिखिए, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए दंड होगा। वो क्या होगा, जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है। अब यदि क्या करता है, इसी अपराध को वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है, नहीं मानता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके लिए अलग से दंड होगा। तो चलिए देखते हैं कि यदि क्या करता है, इस एक्ट के कोई व्यक्ति क्या करता है, इस एक्ट के प्रावधानों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या होगा उसके लिए, दंड में क्या होगा, जेल होगी। कितनी होगी, तो जेल होगी, तो भैया कहेंगे इसमें जेल है वो कितनी, 5 वर्ष तक की, कितनी, 5 वर्ष तक की जेल है। या क्या है, जुर्माना कितना है, तो कहेंगे भैया 1 लाख रुपए का जुर्माना। या क्या कहेंगे, दोनों से दंडित होगा। किससे होगा, दोनों से दंडित होगा। यदि क्या करता है, वो उल्लंघन क्या करता है, दूसरी बात आती है नंबर 1 में ये, दूसरी बात क्या करता है, वो उल्लंघन जारी रखता है। क्या करता है, उल्लंघन जारी रखता है, मतलब वो मानता नहीं है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उस व्यक्ति को क्या होगा, जो दंड होगा, तो उसमें क्या दंड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना होगा, जो होगा क्या, 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपये क्या होगा। फिर अगर जितने वो मिला है उससे नहीं मानता है, तो फिर उसको क्या है, 5,000 रुपये यदि जुर्माना देके वो क्या छूट जाता है, फिर भी यदि वो करता है, तो फिर उसको क्या 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। दंड भी हो सकता है। ठीक है। ये दंड में ये क्या लिख दिया मैंने, तो जो दंड होगा उसको फिर क्या, 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। ठीक है, 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना। यदि क्या है, जो दोष सिद्ध 1 साल के भीतर फिर से हो जाता है, क्या होता है, यदि वह व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर से 1 साल के भीतर क्या होता है, एक बार हो गया, 1 साल के भीतर 1 साल के भीतर क्या होता है, फिर पकड़ा जाता है, तब उसके लिए सजा क्या होगी, तब उसके लिए जो सजा है वो जेल है, वो कितनी हो जाएगी, 7 साल की। जो कारावास होगा वो कितना हो जाएगा, 7 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। धारा इसको नोट कर सकते हैं, धारा 15। हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब चलते हैं धारा 16 की ओर। कंपनियों द्वारा अपराध। यदि क्या होता है, किसी कंपनी में अपराध होता है, किसी कंपनी से क्या होता है, प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उसमें अपराधी किसे माना जाएगा, तो इसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यदि कंपनी है, कंपनी द्वारा अपराध होता है, तो कंपनी तो ठीक है, कौन अपराधी होगा, कंपनी थोड़ी ना चल के जा रही है, उसे तो किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। अब जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, वो जो उसका मुख्य आदमी होगा, जो उसका भार साधक होगा, तो अपराध तो उसी का माना जाएगा। तो वही बात इसमें की गई है। तो चलिए धारा 16 में किसकी बात है, तो कंपनियों द्वारा अपराध। किसके द्वारा, कंपनियों द्वारा अपराध। यदि कंपनियों द्वारा अपराध होता है, तो कौन दोषी होगा, तो इसमें लिख सकते कौन दोषी होंगे। इसमें कंपनी अपराध करती है, तो कौन दोषी होंगे, तो कौन दोषी होंगे, तो देखते हैं कौन दोषी होंगे भैया। जो कंपनी का क्या, यदि कंपनी में किसे क्या होता है, कोई अपराध होता है, तो दोषी कौन होगा, जो कौन होगा, या तो भार साधक व्यक्ति, या दूसरा कौन हो सकता है, जो जिम्मेदार, जिसकी जिम्मेदारी है, क्या कह सकते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति,
ये हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं या इसी भाषा को क्या कहते हैं, प्रभारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभारी भी कह सकते हैं। अब यदि ये जिम्मेदार ठहराए गए, किसी कंपनी द्वारा अपराध हो रहा है, तो अब ये इन दोनों की क्या है, ये दोनों बचत कैसे कर सकते हैं, ये बच कैसे सकते हैं, क्या बच सकते हैं या नहीं बच सकते। तो देखते हैं यदि ये इनके द्वारा क्या होता है, ये उसमें शामिल नहीं है, तो ये बच भी सकते हैं। तो उसके लिए है राहत में देख सकते हैं कि इनको राहत कैसे मिल सकती है। इनको क्या करना होगा, इनको सिद्ध करना होगा कि जो कंपनियों के द्वारा जो अपराध किया जा रहा था वो क्या है, मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी उसकी नहीं थी, मैं यहाँ पे नहीं था, या किसी भी करके वो क्या कर सकते हैं, उनको यह सिद्ध करा दें कि ये जो काम हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो मुझे पता नहीं था, या इस अपराध के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो वो क्या हो बच सकते हैं। तो ठीक है, तो उसको दोष से कब बच जाएगा, तो इसमें क्या करना होगा, दोष से लिख सकते, दोष से बच जाएगा। कब बच जाएगा, नंबर एक उसको क्या करना होगा, अपराध की जानकारी नहीं थी, यह साबित करना होगा कि नंबर एक में क्या, उसको अपराध की जानकारी नहीं थी, ठीक है, अपराध की जानकारी नहीं थी। ये क्या करे, अपराध की जानकारी नहीं थी, ये क्या करे, वो साबित करे। दूसरी चीज में क्या है कि दूसरी चीज यह थी कि उसको अपराध पता था, उसने रोकने की उसको पूरी कोशिश की, फिर भी वो रोक नहीं पाया, ठीक है। तो ये क्या है, रोकने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहा, या रोकने का प्रयास किया लेकिन कैसा रहा, नाकाम रहा। तो वो क्या कर सकता है, बच सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आया आपको, यदि कंपनी की क्या है, कंपनी अपराध करती है तो कौन अपराध हो सकता है, भारसाधक, प्रभारी या जिम्मेदार व्यक्ति, ये क्या हो सकते हैं, अपराधी होंगे। ये क्या होंगे, अपराधी होंगे, ठीक है, दोषी होंगे। ये क्या होंगे, ये दोषी हैं। ये क्या होंगे, ये दोषी माने जाएंगे। अब ये दोषी नहीं है लेकिन इसको क्या दोषी माने गए हैं, इनको अगर बचना है, इनको अपने दोष को अपने ऊपर से हटाना, तो वो क्या कर सकते हैं, दोष से बच जाएंगे। किसमें, यदि अपराध की जानकारी नहीं थी, ये साबित कर दें कि अपराध की जानकारी नहीं थी। दूसरा क्या, रोकने पता था अपराध, उन्होंने रोकने का प्रयास किया लेकिन क्या हुए, नाकाम हुए। ठीक है, चलिए इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा है 17 की ओर। धारा 17 क्या कहती है, धारा 17 कहती है सरकारी विभाग द्वारा अपराध। किसके द्वारा, सरकारी, वही बात है, सरकारी विभाग द्वारा अपराध। जो सेम है, सेम दोनों में चीज है, सेम है कि क्या है कि इसमें दोषी कौन होगा, इसमें भी दोषी कौन होगा, बचेगा कैसे, दोषी कौन होगा, तो दोषी वही होगा जो कौन होगा, जो सरकारी विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। सरकारी विभाग का अध्यक्ष कौन होगा, सरकारी विभाग का अध्यक्ष क्या होगा, दोषी होगा। अब बचाव, अब बच कैसे सकता है, या इसी को क्या कहते हैं, जैसे हम कि कई बार कहते हैं कहीं कॉलेज है तो एचओडी हो बोलता है, क्या बोलते हैं, एचओडी बोलते हैं, इंचार्ज भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इंचार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है, जो होता है। तो इसको बचने के लिए वही बचाव के वही दो कारण है, बचाव या राहत की वही कि क्या है जो मैंने अभी बताया। तो उसको ज्यादा लिखने की जरूरत क्या है, यही पता लिख देते हैं फिर से कि क्या अपराध का उसे पता नहीं था, अपराध की जानकारी नहीं थी, ठीक है। दूसरा क्या, कोशिश की लेकिन कैसा रहा, नाकाम रहा, ठीक है। इतनी चीज नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। अब चलते हैं हम धारा सीधे 19 की ओर। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बची, बस ऐसी ही नॉर्मल धाराएं। तो धारा 19 में क्या है
कि अपराधों का संज्ञान कौन करेगा। तो अपराधों का संज्ञान से संबंधित अपराधों का संज्ञान मतलब क्या कह सकते हैं कि सुनवाई कौन करेगा। क्या कह सकते हैं, सुनवाई कौन करेगा। सुनवाई कौन करेगा। तो सरकार ने क्या है, जो कि क्या है, केंद्र सरकार कर सकती है, या केंद्र सरकार द्वारा जो गठित क्या है जो प्राधिकरण है वो क्या कर सकते हैं, कि अधिकारी क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो कौन कर सकती है, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण के अधिकारी क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है। यदि इस अधिनियम के तहत किसी पर भी कार्यवाही करनी है तो उसमें क्या, उस व्यक्ति को कम से कम कितने दिन, कम से कम उसको 60 दिन पहले उसको क्या नोटिस देना होगा कि आपको इस अधिनियम के तहत आपको कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। तो यदि इसमें लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत किसी पर केस या कार्यवाही इस अधिनियम के तहत किसी पर केस या कार्यवाही की जाती है तो उसकी क्या सूचना, तो उसकी सूचना 60 दिन पहले दी जाएगी। ठीक है। सुनवाई कौन करेगा, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो गठित है प्राधिकरण वो क्या करेंगे, या उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, वो क्या करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं धारा 21 की ओर चलते हैं। चलते हैं, देखते हैं धारा 21 में क्या है। धारा 21 क्या कहती है, धारा 21 में है केंद्र सरकार की वही शक्ति कि धारा क्या 21 है, जो धारा 3 में क्या थी, सरकार की शक्तियां थी। ठीक है, नहीं सरकार की शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां, वो नियुक्ति भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है। तो उसमें यही बताया गया धारा 21 में कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यक्ति है वो नियुक्त किया जाएगा उनको क्या लोक सेवक माना जाएगा। ठीक, यही चीज लिखनी है। ठीक है। तो लिख सकते हैं सेक्शन 3 या धारा 3 के तहत गठित प्राधिकरण के अधिकारी क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। ठीक है, यही चीज लिखिए। ठीक है, लोक सेवक होंगे। ठीक, या लोक सेवक माने जाएंगे। धारा 22 में क्या है, धारा 22 क्या बताती है कि धारा 22 बताती है कि इस अधिनियम के तहत यदि कोई भी होता है, कोई अपराध होता है, तो जो कोर्ट कितने दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो इसमें जो सिविल कोर्ट होगा वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा 22 ये कहती है। तो इसमें क्या है, इस अधिनियम के तहत इनकी सिविल कोर्ट की क्या है, मनाही है। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही में सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। सिविल कोर्ट के कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार क्या है, नहीं है। ठीक है, ये चीज ये समझ में आई होगी। अब देखते हैं, अब कुछ नहीं है, बस
अंतिम ही धाराएं चल रही हैं और उनमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो केंद्र सरकार की फिर से शक्ति है और बस कुछ नहीं है, बस खत्म कहानी। लेकिन धारा 23 में क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो क्या कर सकती है, अपनी शक्तियों का क्या प्रतिनिधित्व किसी और को दे सकती है, जैसे राज्य सरकार को तो दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें दे सकती है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का अपनी शक्तियां तथा कर्तव्य या कर्तव्यों का केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना। ये क्या कर सकती है, प्रतिनिधित्व दे सकती है। किसको दे सकती है, राज्य सरकार को, या क्या जो प्राधिकरण है उनको दे सकती है। तो किसको दे सकती है, राज्य सरकार या दूसरा किसको दे सकती है, जो प्राधिकरण होते हैं, प्राधिकरणों को दे सकती है, अपनी शक्ति और कर्तव्य दे सकती है। ठीक है। धारा 25 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की, किसकी, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। अब एक तो और चीज देख लीजिएगा, धारा 5(1) में जो हम पढ़ रहे थे 5 वहां छूट गई थी। तो अपील हम कहाँ पर करेंगे, यदि हमें इस चीज से अपील करनी है तो हम अपील कहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि जो व्यथित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, परेशान व्यक्ति है वो क्या अपील कर सकता है, व्यथित व्यक्ति कहाँ पर जाकर अपील कर सकता है, तो वह कहाँ पर जा सकता है, वो एनजीटी या क्या कर सकता है, जो सरकार द्वारा बनाए गए वो हैं प्राधिकरण, एनजीटी या प्राधिकरण, कहाँ पर एनजीटी या प्राधिकरण में क्या कर सकता है, वो अपनी अपील डाल सकता है। ठीक, इतनी चीज नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिनियम समाप्त हुआ। कल हम नेक्स्ट अधिनियम को देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।